गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बच्चों को नमस्कार। सभी का क्लास 9th में स्वागत है। आज हमको जो चैप्टर शुरू करना है वो कौन सा चैप्टर है? ग्रेविटेशन। देखो, पिछले टर्म तक हम लोग फिजिक्स के दो चैप्टरों को बहुत अच्छी तरह, है ना, हर कंसेप्ट के साथ पढ़ चुके। पहला चैप्टर कौन सा था? बोलो, मोशन। एंड सेकंड चैप्टर फोर्स, यस, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और ये दोनों चैप्टर हम कंप्लीट स्टडी इनकी, है ना, इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स एंड फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशन क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छी तरह डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए डेली एग्जाम्पल, डेली लाइफ में जो एग्जाम्पल्स यूज़ होते हैं उनके एग्जाम्पलों की मदद से मोशन और फोर्स ऑफ मोशन को, लॉज ऑफ मोशन को समझे। आज हमारे पास एक नया चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ग्रेविटेशन। हम लोग बहुत अपने प्रीवियस क्लासों से, है ना, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बारे में सुनते आए हैं। ठीक है, आज देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने जा रहे हैं अबाउट ग्रेविटेशन। देखो ज़रा, सभी लोगों ने पिछले चैप्टर में एक बहुत फेमस वैज्ञानिक का नाम सुना है। क्या नाम था उसका? हाँ, है ना, न्यूटन। ओके, न्यूटन इज़ वेरी फेमस साइंटिस्ट, है ना, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट, है ना, न्यूटन। ओके, न्यूटन ने मैकेनिक्स और अपने मोशन की इतनी स्टडी की कि उसने जाकर के बाद में न्यूटन के अपने 3 नियम फ्रेम कर दिए। ठीक है, जिनको हम पिछले चैप्टर में बहुत अच्छी तरह पढ़ करके आए हैं। न्यूटन्स कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड, बोलो जरा, रिवाइज कराओ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड न्यूटन्स, यस, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रियल लॉ ऑफ मोशन। एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, आज हमको ग्रेविटेशन में न्यूटन के कंट्रीब्यूशन को देखो, पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो होता क्या है, सबसे पहले ग्रेविटेशन पढ़ने के पहले हम ये जानें कि हमारे अर्थ का नेचर है कैसा। देखो, सभी लोग, हम लोग जानते हैं कि हमारे सिस्टम में अगर कोई बॉडी है तो उसमें क्या होगा? मास। क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलो जरा, मास, है ना। हर बॉडी में पार्टिकल में मास है। पार्टिकल से लेकर के वो पार्टिकल से कोई मैटर बना है, मैटर से कोई बॉडी बनी है, उससे कोई सिस्टम बना है ना। यानी उसकी बेसिक यूनिट जो मेजरमेंट उसका अमाउंट है, दैट इज मेजर्ड इन मास, है ना। तो हमको मास तो मालूम होना चाहिए, हर किसी पार्टिकल का मास क्या है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर देखो एक अर्थ भी है। हम बड़े से बड़े की ओर जाएं तो हमारा अर्थ का नेचर देखो। ठीक है, हम तुम्हें अर्थ के बारे में कुछ बातें बताते हैं। ठीक है, हमारा अर्थ एक गोले की तरह है ना, एक गोले की तरह है। ठीक है, देखो पूरी तरह, है ना, गोल बना है, बनाया नहीं। हमारा अर्थ इज आल्सो ए स्फीयर, और वो भी स्फीयर एक ऐसा है जिसके अंदर मिट्टी, स्टोन, है ना, बिल्कुल सॉलिड, घना भरा हुआ अर्थ है, मटेरियलों से, मिनरल्स, ऑर्स, वाटर, है ना, रॉक्स, है ना, हर तरीके का कोई ना कोई पार्ट, है ना, मटेरियल है जिससे ये अर्थ पूरी तरह क्या है? कंडेंस्ड है ना, बिल्कुल पूरी तरह संग से पूरी तरह भरा हुआ है, राइट, है ना। इसको बोलते हैं हम क्या? सॉलिड स्फीयर, दैट इज कॉल्ड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये कुछ चीज़ें नोट करते चलो। हमारा अर्थ जो है इज आल्सो लाइक ए सॉलिड स्फीयर। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करता है, एक घना गोला भरा हुआ। ठीक है, देखो, जब अर्थ है तो इस अर्थ में क्या होगा? स्फीयर है तो इस स्फीयर की क्या होगी जरा बताओ? इसके सेंटर भी होगा, एक होगा या नहीं? और जब सेंटर से इसकी क्या होगी? एक रेडियस, है ना। यानी हम यहाँ पर लिखते हैं ना, इसमें रेडियस ऑफ अर्थ, है ना, रेडियस ऑफ अर्थ भी होगा। और चूंकि ये घना है तो इसका वेट भी मेजर कर सकते हैं, हम अमाउंट भी मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मास। यानी इस अर्थ में मास भी होगा। और अर्थ का मास कहाँ कंसंट्रेट? वैसे तो पूरे के पूरे रेडियस में फैला होगा, पूरे के पूरे स्फीयर में फैला होगा, 4πr² में। बोलो, होता है ना एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। लेकिन उसके मास को हम कंसंट्रेट कहाँ करते हैं, कहाँ मानते हैं? उसके सेंटर पर। ठीक है, ये अर्थ का नेचर है। अब देखो, बहुत हैवी मास होता है अर्थ का, है ना। अब देखो, हमारे सोलर सिस्टम में कोई बॉडी इतनी बड़ी नहीं दिखाई देती होगी, है ना। कोई सोलर सिस्टम क्या, जिस पर हम जिस प्लेनेट पर रहते हैं, है ना, उस प्लेनेट को अगर बाहर निकल करके आउट ऑफ अगर सिस्टम हमें जाने का मौका मिले, है ना, स्पेस में, तो हमको अर्थ एक गोले की तरह घूमते हुए नजर आएगी या नहीं? लेकिन, है ना, वी आर व्हेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वी आर स्टिल वन पार्ट ऑफ दिस।
वी कैन नॉट टेक, है ना, सी और ऑब्जर्व इट्स रिलेटिव मोशन। ओके, अब जरा देखना, ये अर्थ की स्टडी है। न्यूटन नाम का जो साइंटिस्ट था, वो देखा कि अगर हम ऊपर से किसी एप्पल को, किसी ब्रांच से कोई एप्पल या फल को फेंकें, ठीक है ना, अगर फेंकें या छोड़ दें, तो उसने देखा कि ही इज़ फॉलिंग डाउनवर्ड। ठीक है, यानी वो कहाँ की ओर गिरता है, यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं, है ना, जैसे उसने देखा कि एन एप्पल इज़ फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ, है ना, जब उसने देखा कि किसी पेड़ का जो ट्रीज़ है और ट्रीज़ की किसी ब्रांच है, और ब्रांच से अगर हम एक एप्पल को गिराते हैं, है ना, गिराते हैं, तो उसने देखा कि ये तो अर्थ की ओर गिर रहा है। ठीक है, अर्थ की ओर मूव कर रहा है। अर्थ की ओर क्यों मूव कर रहा है? इसका मतलब इस पर कोई ना कोई फोर्स अर्थ क्या लगा रही है, इस पर कोई ना कोई नीचे की ओर फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि मूवमेंट कराने के लिए, मोशन कराने के लिए बॉडी पर फोर्स का लगना जरूरी है। ठीक है, इसी प्रकार से, लेकिन ये बात है कि ये फोर्स नीचे की ओर क्यों लग रहा? अरे ये एप्पल को अर्थ की ऊपर की ओर चला जाता है एप्पल, नंबर 1 क्वेश्चन। इसी प्रकार से जब हम किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से, इससे अगर ऊपर की ओर फेंकें, है ना, तो बॉडी ऊपर की ओर तो जाएगा, है ना। किसी वेलोसिटी से हमने फेंका, इनिशियल वेलोसिटी u से, तो इसकी वेलोसिटी जरा बताओ ऊपर की ओर क्या होती चली जाती है? डिक्रीज। और एक हाईएस्ट पॉइंट पर जब जाएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जरा बताओ। अगर ये h हाइट पर गई, हम यहाँ पर कोई हाइट ले रहे मान करके चलो h, तो b पॉइंट पर जा करके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और फिर ये अपने आप क्या नीचे की ओर गिरना शुरू। यानी इसका मतलब बॉडी भले ही ऊपर की ओर मूव कर रही हो, लेकिन हर पोजीशन में उस पर फोर्स नीचे की ही ओर काम कर रहा है। बोलो राइट। और यहाँ पर क्या है? अर्थ है। यहाँ पर क्या है? एक्चुअली अर्थ की ओर काम कर रहा है। कहने का मतलब क्या है? भले ही बॉडी को हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर मूव करा रहे हैं, धकेल रहे हैं, है ना, वो उसकी हायर वेलोसिटी से ऊपर तो गया, लेकिन उसकी वेलोसिटी घटती चली जा रही, डिक्रीज होती चली जा रही है, बिकॉज एट एवरी पॉइंट फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड टूवर्ड्स द अर्थ। और जब अर्थ की ओर एक फोर्स काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, सो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड स्पीड है वो घटती चली जा रही है। ठीक, मतलब क्या है? इन सभी एग्जाम्पलों में देखो एक बात तो है, डेफिनेटली अर्थ इज एक्टिंग ए फोर्स ऑन एवरी बॉडी टूवर्ड्स इट्स। जानते हो वो फोर्स क्या कहलाता है? इसी फोर्स को हम बोलते हैं दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी टूवर्ड्स अर्थ, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट, बिकॉज ये फोर्स किसकी वजह से काम कर रहा है? अर्थ की ग्रेविटी। और अर्थ की ग्रेविटी के वर्ड का मतलब समझो, अर्थ का मास। देखो मास तो इस एप्पल में भी है, इसका मास स्मॉल m ले लेते हैं, इसका अर्थ में भी मास है, लेकिन हमें मालूम है कि दोनों में किसका मास सबसे ज़्यादा है? किसका मास ज़्यादा होगा? अर्थ का। किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं ना, तो इसका मास m है, ठीक है, लेकिन अर्थ के कंपैरिजन में इसका मास क्या है? बहुत कम है। और ज़्यादा मास अर्थ का छोटे मास को अपनी ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, मे बी अभी हम यही कहें कि लगा रहा होगा, आगे देखेंगे कि कन्फर्म है कि नहीं। लेकिन बात ये है कि ये फोर्स के लगने से बॉडी अर्थ की ओर ही गिर रही है। अगर एप्पल गिर रहा है, स्टोन गिर रहा है, और भी किसी हैवी बॉडी को हम ऊपर से छोड़ें तो भी वो अर्थ की ओर गिर रही है, तो फिर हमारे सोलर सिस्टम में जो अर्थ के चारों ओर एक मून घूम रहा है, हम जानते हैं कि मून का मास अर्थ के मास से क्या है? कम होगा, है ना, हम जानते हैं। तो फिर वो मून क्यों नहीं गिर रहा? वो तो बराबर अर्थ के घूम रहा है। जैसे देखो ये अर्थ है हमारा, ठीक है, ये अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर ये छोटा सा थोड़ा छोटा बना लेते हैं, दिस इज योर मून, ठीक है। और ये अर्थ का मास है, ये क्या है? अर्थ का मास कैपिटल M, और ये मून का मास ले लेते हैं हम क्या? स्मॉल m, ठीक है। तो जरा बताओ ये मून अर्थ की ओर क्यों नहीं गिर जाता है? इस पर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना चाहिए, और कर रहा होगा या नहीं? क्योंकि इसमें भी मास है और इसमें भी मास है, और हमें मालूम है कि अर्थ का मास मून के मास से क्या होता होगा? बहुत ज़्यादा। तो इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करना चाहिए, जो थ्योरी तो सभी जगह एक सी अप्लाई होगी, तो इसको भी अर्थ की ओर गिर जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं गिरता है। क्यों? ये तो एक निश्चित पाथ पर हम देखते हैं ना, हम जानते हैं कि ये तो एक अपने सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता रहता है ना, 27.3 डेज में कंप्लीट कर लेता है रिवोल्यूशन। फिर बताओ ऐसा क्यों होता है कि एक निश्चित दूरी पर अपने ही पाथ पर गति करता रहता है, जबकि इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। यहाँ पर भी क्या काम कर रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स। बता सकते हो? देखो समझाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये, है ना।
तभी देखो ग्रेविटेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा। और देखो फिजिक्स को और किसी भी चीज़ की हमको कंसेप्ट और उसकी बारीकियों को साइंटिफिक एटीट्यूड से सोचना चाहिए, है ना। रटे हुए स्टेपों को नहीं ध्यान देना चाहिए, है ना। परीक्षा पास करना एक अलग चीज़ है, लेकिन सीखना और लर्निंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यही हमें सब इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं चीज़ें, ठीक है। देखना ज़रा, हम तुमको एक एग्जाम्पल लेकर के बताते हैं कि अर्थ कैसे सर्कुलर पाथ पर घूमता है। एक स्ट्रिंग लो, धागा लो, है ना, और धागे के एक एंड को अपने हाथ में पकड़ो और दूसरे एंड से एक बॉल, एक पिंग पोंग की बॉल लो, है ना, कोई हल्की सी बॉल, उसमें मास हो, उसको बांध लो, ठीक है, और उसको ऐसे ऐसे घुमाओ सर्किल में। बोलो सर्किल में घुमाओगे, तुम देखोगे कि जब सर्किल में घुमाओगे तो वो बॉडी क्या है, वो बॉडी जो है स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग का एक एंड तुम्हारे हाथ में है तो वो सर्किल में घूमेगी ना। और जब सर्किल में घूमेगी तो ज़रा बताओ कैसा महसूस करते हो। जब किसी बॉडी को है ना, यहाँ पर हम ले रहे हैं ना, किसी बॉडी को अगर हम ऐसे ये है ना, यहाँ पर बांधा हमने, ठीक है, एम मास की बॉडी को, और सर्किल में इस तरीके से घुमाया, राइट। तो घुमाओगे तो कैसा महसूस करते हो, अंदर की ओर खिंचाव महसूस करते हो तुम अपने हाथ की ओर। ऐसा लगेगा कि स्ट्रिंग क्या है, खिंचती है, और जितना ज़्यादा तेज़ी से घुमाओगे उतना ही ज़्यादा खिंचाव लगेगा। इसका मतलब अंदर की ओर, सेंटर की ओर एक फोर्स काम करता है जो स्ट्रिंग में होता है। बोलो राइट। उसको क्या बोलते हैं हम, टी टेंशन। आता है टेंशन या नहीं। और जब कभी कभी ये टेंशन बहुत ज़्यादा बियॉन्ड हो जाता है तो धागा टूट जाता है स्ट्रिंग, है ना। इसका मतलब है कि इस एम मास की बॉडी को इस सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए टेंशन ही एक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जो कहाँ पर काम कर रहा है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर। यानी ये टेंशन जो है एक प्रकार का सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स है, और ये सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स है। और बाय द वे तुम छोड़ दोगे तो टेंशन क्या हो जाएगा, बेनिस। और जब बेनिस हो जाएगा तो ये क्या है, फ्लाई ऑफ हो जाएगी बॉडी। फिर क्या बॉडी को तुमने छोड़ दिया धागे को तो क्या बॉडी अपने आप सर्किल में घूमती रहेगी? नहीं, जब तक घूमेगी जब तक तुम उसको हाथ में पकड़े हो। और जैसे ही तुमने छोड़ा वो एकदम एलोंग, जिस पॉइंट पर छोड़ोगे उसी के एलोंग वो मूव करते हुए स्ट्रेट लाइन में चली जाती है। इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कराने के लिए सेंटर की ओर एक फोर्स काम करता है। बोलो राइट। ये सेंटर की ओर एक फोर्स काम कर रहा होगा। ये मून जो है, जब ये मून घूम रहा है तो इसके सर्किल के सेंटर की ओर एक फोर्स काम कर रहा होगा जरूर, है ना। और वो फोर्स इसको क्या है, सर्कुलर पाथ पर घुमा रहा है, राइट। हर पॉइंट पर देखो ये मून के वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन बना रहे हैं हम, और अंदर की ओर ये फोर्स का डायरेक्शन बना रहे हैं। जैसे जब एक स्ट्रिंग से हमने किसी बॉडी को अटैच कर करके मोशन में घुमाया ना, तो सेंटर की ओर कौन सा फोर्स काम करता है, टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स काम करता है, इसको हम लिख ले रहे हैं, टेंशन फोर्स। इसी प्रकार से मून अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है अर्थ के चारों ओर, तो इस पर भी एक फोर्स काम कर रहा है डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, राइट। और इसी सेंटर की ओर जो लगने वाला फोर्स होता है इसको बोलते हैं, देखो क्या नाम ले, सेंटर सीकिंग। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और जिस वक्त ये सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म हो गया यहाँ पर, तो स्ट्रिंग टूट गई या फिर छोड़ दी हमने फ्लाई ऑफ, तो अलोंग द स्ट्रेट लाइन वो बॉडी मूव करती चली जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, यहाँ पर देखो जरा बताओ, स्ट्रिंग के केस में सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलेगा, टेंशन से। बोलो राइट। ये टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा। इसी प्रकार से यहाँ पर मून जब सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे प्रोवाइड होगा, मून और अर्थ के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स। आया ना समझ में। यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो मून अर्थ की ओर गिरता, वो ना गिर करके वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को क्या प्रोवाइड करा रहा है सर्कुलर पाथ पर घूमने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ये मून अगर जो है वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है तो इसका मतलब इस पर एक क्या काम कर रहा होगा सर्कुलर पाथ में, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स, है ना। सेंटर की ओर लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं हम, सेंटर सीकिंग फोर्स, या उसी को क्या नाम दे देंगे हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है मून को तो वो बराबर अर्थ के चारों ओर एक निश्चित पाथ पर रिवॉल्व करता रहता है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। वरना मून तो हमेशा ही गिर रहा है अर्थ की ओर,
है ना, बराबर डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन अगर ये फ्री हो जाता है इससे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स केबल की वजह से अर्थ की ओर स्ट्रेट लाइन में गिर जाता है, लेकिन नहीं गिर पाता है क्योंकि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, आया ना समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए बॉडी को क्या चाहिए, बोलो? यस, क्या चाहिए बॉडी को? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जरा सुनना। पहले ये सब चीज़ें देखते हैं हमें ना, फिर देखो चैप्टर में यही तो सब बहुत सुंदर चीज़ें हैं ना, सुंदरता बनाती हैं इस नोट्स को, है ना, हमारे कंटेंट को। देखो जरा नेक्स्ट पॉइंट सुनना। हमारे पास एक अर्थ है ना, अर्थ का मास क्या लेते हैं हम? m। ठीक, इसके सेंटर पर एक अर्थ की सरफेस के थोड़े से ऊपर हमें कोई एप्पल या कोई बॉडी ले लेते हैं m मास का। जरा बताइए इस पर क्या लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन्स थर्ड लॉ सुना है? अब फिर जरा देखो, एक काउंटर क्वेश्चन हमने यहाँ पर पूछ रहे हैं, अगर अर्थ जो है इस बॉडी पर अपने सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है जिससे ये नीचे की ओर गिर रही है, राइट, तो क्या मून भी न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये अगर एक्शन है तो क्या इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्रिएट नहीं होगा ऊपर की ओर? अगर अर्थ मून पर नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है ना, मून क्या, हम बॉडी का एग्जांपल ले रहे हैं, एप्पल का ले रहे हैं या मून का ले लो, अगर अर्थ मून पर नीचे की ओर फोर्स लगा रहा तो मून भी कहाँ फोर्स लगाएगा? अर्थ की ओर। या फिर एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, एक एप्पल का एग्जांपल ले लो, अगर एप्पल ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रहा है तो अर्थ उस पर क्या लगा रही है? सेंटर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एप्पल भी अपने ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, अर्थ पर लगा रहा होगा ना, तो फिर अर्थ को इसमें फॉल डाउन होना जाना चाहिए था, अर्थ को मूव कर जाना चाहिए था एप्पल की ओर। लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल हमारी कल्पना से परे है, अवे फ्रॉम आवर इमेजिन, है ना, थिंकिंग। ऐसा तो संभव ही नहीं है कि एप्पल की ओर अर्थ की ओर फोर्स लगते हुए देखा हो और अर्थ मूव कर रही हो छोटे से एप्पल की ओर, है ना। बता सकते हो क्या फोर्स लगा रहा है इक्वल? बिल्कुल यस। अगर अर्थ एप्पल पर अपनी ओर फोर्स एफ लगा रहा है तो एप्पल भी अर्थ पर अपनी ओर एफ फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का लगाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे दोनों से, अर्थ के केस में और एक एप्पल के केस में। ठीक, देन व्हाई ओनली एप्पल इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ, नॉट अर्थ इज मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल? फिर एप्पल ही क्यों मूव कर रहा है अर्थ की ओर, अर्थ क्यों नहीं मूव कर जा रही है? देखो इसका एक बहुत अच्छा रीजन है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू मास इनटू बॉडी में प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। ठीक है, तब एक्सीलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास, राइट। अब जरा देखो, फोर्स तो दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट इक्वल लग रहा है, लेकिन जो अलग अलग बॉडीज हैं उनकी मास तो अलग अलग हैं। अर्थ का मास कैपिटल एम, एप्पल का मास स्मॉल एम। तो ये जो एक्सीलरेशन है फॉर सेम एफ, एफ इज सेम है, देखो एफ तो सेम है लेकिन एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मास। आया? अब जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सीलरेशन कम होगा, ये क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी बॉडी में प्रोड्यूस जो एक्सीलरेशन होता है वो उसमें प्रोड्यूस जो एक्सीलरेशन होता है उसके मास के क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यानी जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसमें एक्सीलरेशन कम होता है और जिसका मास कम होगा उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा। जरा बताओ किस में एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा? यानी एक्सीलरेशन फॉर एप्पल, देखो ऐसे लिखें हम, इसके नीचे लिख दे रहे हैं एप्पल के लिए, इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन फॉर अर्थ। बोलो ठीक है, लिख सकते ना ऐसे? देखो ऐसे लिख लिया जाता है। यानी एक्सीलरेशन जिसमें मास कम होगा उसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस है। किसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा है? एप्पल या अर्थ? एप्पल में। देखो यानी बॉडीज़ में अगर सेम फोर्स लगे भी तो भी एक्सीलरेशन डिफरेंट हो सकते हैं। कब एक्सीलरेशन डिफरेंट हो सकते हैं? जब उनकी मास अलग अलग हो, मास डिफरेंट हो। और किसमें एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा? लाइटर मास में, है ना। लाइटर का मीन्स जिसका मास कम हो। और जब एक्सीलरेशन इसमें ज़्यादा होगा तो ये मूविंग, है ना, एप्पल में एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा तो एप्पल इज मूविंग टूवर्ड्स द अर्थ। इस वजह से एप्पल जो होता है अर्थ की ओर गिर जाता है। और अर्थ में तो एक्सीलरेशन बहुत ही कम होगा क्योंकि उसका मास तो एप्पल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, यानी इट इज़ नॉट मूविंग टूवर्ड्स द एप्पल। आ गया? दिस इज़ द रीजन। ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आते हैं, पूछे जाते हैं रीजनिंग, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, और भी कई एग्जाम्पल होंगे, तुम सोचना उनके बारे में और सोच करके पढ़ के आना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, देखो
अब हम इसके बाद इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। अब हम इस निष्कर्ष पर तो देखो पहुंच गए कम से कम कि टू मासेस के बीच में क्या काम कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर एक बात, ठीक है। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी ओर होगा, लार्जर मास की ओर। क्यों लार्जर मास की ओर बॉडी मूव करेगी, क्यों, क्योंकि लाइटर मास में एक्सीलरेशन ज़्यादा होता है और लार्जर मास में एक्सीलरेशन कम। यानी यही कारण है कि लाइटर मास इज मूविंग टूवर्ड्स द हैवियर मास। हम बस वही ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट में कि लाइटर मास पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे बॉडी मूव करती है हैवियर मास की ओर, उसमें वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा। हालांकि फोर्स तो देखो दोनों पर इक्वल है, लाइटर से हैवियर मास पर या हैवियर से, है ना, हैवियर से लाइटर मास पर या लाइटर मास से हैवियर मास पर, फोर्स तो दोनों के बीच इक्वल ही लगेगा। अब अगले पॉइंट में हमको यही पढ़ना है कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ से हम लोग अब बहुत अच्छे नोट्स लिखना शुरू करें। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, वो है तुम्हारा न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, देखें जरा न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ क्या होता है। ठीक है, देखो जरा यहाँ हमारे पास मान करके चलो टू मासेज हैं, है ना, हम बहुत सरल फिगर बनाते हैं। हमारे पास टू मासेज हैं, एक मास m1 ले रहे हैं और एक मास m2। ठीक, थोड़ा एक को बड़ा कर देते हैं, एक को छोटा कर देते हैं, है ना, अलग अलग कर दिए मास। ठीक है, जैसे ये हैवियर मास ले लो, है ना, इसको लाइटर कर दो, इसको छोटा कर दो थोड़ा। ठीक है, m1 इज ग्रेटर देन m2। और इन दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं हम क्या, r। बोलो ठीक है, इनके सेंटर से बीच का डिस्टेंस कितना ले लें, r। यानी दोनों मास, क्यों, किसी भी बॉडी का जो मास होता है, अगर बॉडी में साइज है तो उसका मास कहाँ से मेजर करते हैं, उसके सेंटर से। ठीक है, तो दोनों सेंटर्स के जो मास है उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस कितना ले लें, यानी दोनों मासों के बीच का डिस्टेंस r। इनके बीच में क्या काम कर रहा है, एक बताओ जरा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ये ग्रेविटेशनल फोर्स F न्यूटन ने देखो क्या बताया, न्यूटन ने ये बताया नंबर 1 पॉइंट कि जो टू मासेस के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी m1 इंटू m2, दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरा पॉइंट उसने क्या बताया, ये दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम का अपॉन, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना, इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। जरा पढ़ो इसी को, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको क्या कहेंगे, 1 अपॉन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। और जब दोनों को हम कंबाइन करते हैं, देखो जरा तुम लोगों के लिए नई चीज़ें, जब प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल आया, अब दोनों को इकट्ठा लिखना हो तो देखो F प्रोपोर्शनल टू क्या बन गया, ये m1 m2, और अपॉन में ही इंटू 1 अपॉन क्या बन गया, r स्क्वायर। यानी जब कंबाइन करेंगे तो राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में आ जाएगी और प्रोपोर्शनल एक ही बार लगाया, तो F के प्रोपोर्शनल चूँकि दोनों हैं ही तो F के प्रोपोर्शनल, ऐसे इसको तैयार करते हैं। देन F प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया तुम्हारा, F प्रोपोर्शनल टू, इसको ऐसे लिखें बीचों बीच, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और इसी में जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं हम, है ना, देखना जरा, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो F प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इक्वल लेते हैं। अब हमको रखना पड़ता है कोई, वो तो बताओ जरा क्या रखेंगे, एक नया कांस्टेंट, और यहाँ पर कांस्टेंट लोगे वो कैपिटल G ही लेना, K नहीं लेना। यहाँ पर क्या लेते हैं, न्यूटन ने K ही G लिया है ना, एंड G इंटू m1 m2 ऐसे का ही ऐसा जैसे था, और अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसको फिर एक बार बीचों बीच लिखा जाता है। ठीक है, देखो लिखने में ऊपर चला जा रहा ना वो, लेकिन कोई बात नहीं, इसको बीचों लिखो ऐसे। ठीक है, सो F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, दिस इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस, एंड दिस इज योर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के स्टेटमेंट से हमने ये फार्मूला निकाला। ठीक है,
अब कल हम पढ़ेंगे इस कैपिटल जी के बारे में, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अगला, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास अगली होगी, ठीक है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इन्हें बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होता है इनमें, है ना। इनके बारे में जितनी हम किताब पढ़ते हैं और जितनी हम कोई एक्टिविटी और जितनी बार चारों तरफ होती हैं घटनाएं, उन घटनाओं से कनेक्ट करके जब इन चीज़ों को देखते हैं तो ये चीज़ें केवल किताब में लिखी हुई और मैथमेटिकल नहीं दिखाई देती हैं, दे क्रिएट वेरी इंटरेस्ट, ठीक है। उनसे जोड़ करके हमारे डेली लाइफ में जो घटनाएं हो रही हैं उनसे जोड़ करके जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं हम ना, तो बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे का इनको कल डिस्कस करेंगे, ठीक। ओके, थैंक यू।